सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। थैंक यू विजय भाई, जो आपने कंटेक्स्ट सेट किया है आज के लिए। एंड थैंक यू जीजेपीसी, रजत भाई एंड द एंटायर जीजेपीसी टीम। हर बार जैसे ही बजट फिनिश होता है, उनकी रिक्वेस्ट श्योरली होती है कि अपन तुरंत से तुरंत अपने मेंबर्स के लिए एक सेशन करें, ताकि उनको जो भी नॉलेज हम दे पाए बजट रिलेटेड वो दे पाए। सो मैं मेरी स्क्रीन शेयर पहले कर लेता हूँ। ओके, होप आपको दिख रही है स्क्रीन। अगर स्क्रीन नहीं दिख रही है तो आप बताइएगा। नहीं दिख रही है। आ, तो ये इस बार के बजट की खास एक तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि बहुत सालों के बाद ऐसा बजट है जिसके अंदर इतने सारे पॉइंट्स है, इतनी सारी चीजें डिस्कस करने के लिए है कि अपन 2-4 घंटा पूरा दिन बैठे तो भी डिस्कस कर पाए, इतने सारे पहलू है। उसमें से जितने रेलेवेंट अपने जेम ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए हो सकते हैं या जेम ज्वेलरी इंडस्ट्री के लोगों के लिए हो सकते हैं, वो यहाँ प्रेजेंटेशन में ये 1-2 दिन का ही टाइम इन बिटवीन में था। काफी पॉइंट इतने सारे टेक्निकल है जिसका राइट इंटरप्रिटेशन करना और अच्छे से समझाना वो थोड़ा डिफिकल्ट था, पर वी हैव ट्राइड अवर बेस्ट। मुझे हिंदी में ये डिलीवर करने के लिए कहा गया है। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, तो जहाँ पे भी थोड़ा हो सके तो मुझे इंग्लिश में आपको बेयर करना पड़ेगा इन बिटवीन में। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं हिंदी में जितना बोल पाऊँ। हर बार मैं जब प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ तो पहले एक बेसिक इकोनॉमिक एनालिसिस देता हूँ कि ये बजट की इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, इकोनॉमी के ऊपर फाइनेंस गवर्नमेंट के कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ स्पेंड होने वाला है। पर बिकॉज इस बार टैक्सेशन रिलेटेड इतनी सारी चीजें, तो वो मैं स्किप करके सिर्फ एक 2 स्लाइड में जो प्रायोरिटीज फाइनेंस मिनिस्टर ने बोली है उसके ऊपर 1 मिनट स्पेंड करूंगा, और फिर मैं एक्चुअल टैक्सेशन के ऊपर जाता हूँ। तो ये इस बार एक तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी एरिया जो सही में बहुत से इंटरनेशनल स्टडीज में आ रहा था कि इंडिया सबसे यंग कंट्री तो है, यानी बहुत यंग पॉपुलेशन है, पर बहुत से बच्चे जो पढ़ के बाहर यूनिवर्सिटीज में से आते हैं उनको जॉब नहीं मिल रहा है। तो जॉब और एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इश्यू हो रहा था, और आगे जाके अगर उसको एड्रेस ना किया जाए तो वो सोशल फैब्रिक इंडिया का जो है वो डिस्टर्ब कर सकता है। तो बहुत सी स्कीम्स ऐसी अनाउंस हुई है इस बार जो जॉब क्रिएशन को बढ़ावा दे सके, ट्रेनिंग स्किलिंग के ऊपर बहुत फोकस है। थोड़ा बहुत उसके रिलेटेड मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि अपनी डायमंड मैन्युफैक्चरिंग या ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी उसके रिलेटेड की इम्प्लीकेशंस आ सकती है। और उसके रिलेट इवन उसके अलावा एजुकेशन लोन्स वगैरह काफी अनाउंसमेंट्स हैं। फिर जो एक एकदम लैंडमार्क बोला जाए, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कह सकते हैं, वो है लैंड रिलेटेड के रिफॉर्म्स। तो यूनिक लैंड आइडेंटिफिकेशन नंबर, हर एक रूरल एरिया के अंदर लैंड पार्सल है, उसका एक आइडेंटिफिकेशन जिसको भू आधार कहा जाएगा। अर्बन एरियाज के अंदर भी जितनी लैंड है उसको डिजिटाइज करके उसका जीआईएस मैपिंग होगा। पूरा एक रजिस्ट्री, जिसको लैंड रजिस्ट्री बोलेंगे, ऐसा क्रिएट होगा। तो जो ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू लैंड है, जिसके अंदर काफी बार बहुत दिक्कत आती है, टाइटल रिलेटेड, टाइटल क्लियर क्लियर है कि नहीं, ये सब के लिए ये सभी मुसीबतें शायद आगे जाके सॉल्व हो पाएगी। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, हर बार की लास्ट कितने साल से ये गवर्नमेंट का एक फोकस रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाए ताकि ग्रोथ को बढ़ावा दे सके। तो वो फोकस एरिया श्योरली है। पर इस बार उसके अंदर बहुत नया एलोकेशन बजट में नहीं दिया गया है। इवन डिफेंस वगैरह के अंदर जो एलोकेशंस थे वो कंटिन्यू किए गए हैं। सोशल एरियाज के ऊपर एलोकेशन हर एक चीज के अंदर बहुत है, इंक्लूडिंग फीमेल यानी वुमेन एम्पावरमेंट वगैरह एरियाज के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की काफी स्कीम्स है, और स्पेशली एमएसएमई को बहुत फोकस में रखा गया है, और उसके रिलेटेड क्रेडिट गारंटी स्कीम्स, मुद्रा लोन वगैरह के ऊपर एक इम्पोर्टेंट एलोकेशन या फोकस है। अर्बन डेवलपमेंट की एक बात है, जिसमें पीएम आवास योजना के अंदर 1 करोड़ फैमिलीज को घर दिए जाएंगे, से लेके लार्ज जितनी भी सिटीज है उसके अंदर स्पेशल प्लान्स किए जाएंगे। फिर एनर्जी सिक्योरिटी,
जिसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर काफी प्रपोजल्स, काफी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एग्रीकल्चरल सेक्टर के ऊपर कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए, रेजिलियंस कैसे बढ़ सकता है, उसके रिलेटेड काफी स्कीम्स है। बट लेट मी फर्स्ट गो टू डायरेक्ट टैक्स रिलेटेड प्रपोजल। टैक्सेशन के अंदर जैसे मैंने कहा बहुत से पॉइंट्स है। स्टार्ट करते हैं पहले इंडिविजुअल या पर्सनल इनकम टैक्स से। लेफ्ट साइड पे स्क्रीन में जो है वो फाइनेंशियल ईयर 23-24 रिलेटेड के न्यू और ओल्ड रेजिम। आपको पता ही है कि दो रेजिम है जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आपको ज्यादा बेनिफिशियल है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये लेफ्ट साइड पे है, और राइट साइड पे जो है वो फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर जो प्रपोज्ड है। तो जो ओल्ड स्कीम के अंदर या ओल्ड रेजिम जो है उसमें जो स्लैब रेट है वो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। 2.5 लाख तक नील है, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, और 10 लाख के ऊपर 30% प्लस सरचार्ज सेस जो लगता है। पर नए रेजिम के अंदर जो लिमिट थी वो अभी तक 3 लाख तक एग्जाम था, वो सेम है। पर फिर जो 3 लैक्स टू 6 लैक्स था, अभी 3 लैक्स टू 7 लैक्स हो गया, जिसके ऊपर 5% लगेगा। फिर 6 लाख से 9 लाख था, उसकी जगह पे 7 लाख टू 10 लैक्स पे 10%। 9 टू 12 का स्लैब था, उसकी जगह पे 10 टू 12 लैक्स 15%। एंड देन 12 टू 15 और 15 एंड अबाउ जो 20 और 30% लगता था वो एज इट इज है, उसमें कोई चेंज नहीं। सैलरीड टैक्स पेयर्स है, उनके स्टैंडर्ड डिडक्शन में 50,000 से बढ़ा के 75,000 किया गया है, पर ओनली इफ यू सिलेक्ट द न्यू टैक्स रेजिम। ओल्ड रेजिम में है तो नहीं। उसके बाद आपकी इनकम अगर 5 लाख तक है तो टैक्स फ्री है ओल्ड रेजिम में, न्यू है तो 7 लाख तक, ताकि जो टैक्स आता भी है स्लैब के ऊपर से तो ओल्ड रेजिम में 12,500 का एक रिबेट मिल जाता है, और न्यू रेजिम में 25,000 तक का रिबेट मिल जाता है, ताकि न्यू रेजिम में 7 लाख तक टैक्स नहीं आए। और सीनियर सिटीजन और वेरियस सीनियर सिटीजन जो होते हैं 60 इयर्स एंड अबव और 80 इयर्स एंड अबव, उनका जो बेसिक एग्जेम्पशन स्लैब ज्यादा है वो बेनिफिट्स कंटिन्यू रहेंगे। एक इंपॉर्टेंट अगेन सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए बेनिफिट दिया गया है कि एनपीएस में आज अगर कोई एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो 10% तक वो एनपीएस में कंट्रीब्यूट कर सकता है एम्प्लॉय के बिहाफ पे, या उतना रेम्यूनरेशन बोल दो एम्प्लॉय का, और वो टैक्स फ्री है। वो कंट्रीब्यूट जितना एनपीएस में होता है उसके ऊपर एम्प्लॉय को टैक्स नहीं लगता है कंट्रीब्यूशन के ऊपर। तो वो अभी तक 10% ऑफ सैलरी था, जिसको बढ़ा के अभी 14% किया गया, तो ये भी एक एडवांटेज है। कंपनीज की बात करें तो डोमेस्टिक कंपनीज के लिए कोई भी चेंज नहीं है, जो था वो ही है। अगर 31 मार्च 24 पहले कोई ने न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोला है 31 मार्च 24 के पहले, तो 17.16% का इफेक्टिव टैक्स यानी 15% प्लस सरचार्ज सेस वगैरह करके 17.16% का टैक्स लगता है। और जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है या कोई भी एरिया की और कंपनी है तो वो 25.17% लगता है। अगर ओल्ड रेजिम में है, पहले तो न्यू रेजिम और ओल्ड रेजिम में फर्क क्या है, तो ओल्ड रेजिम में आप अगर मैट की कोई क्रेडिट चली आ रही है, कोई पास्ट के अनएब्सॉर्ब लॉसेस है, काफी सारे डिडक्शंस एग्जेम्पशंस है, वो सब क्लेम कर सकते थे। न्यू रेजिम के अंदर वो सब क्लेम नहीं कर सकते। न्यू रेजिम में टैक्स रेट ही कम कर दिया है, पर सामने काफी चीज आपको डिडक्शन नहीं मिलता है। ओल्ड रेजिम के अंदर अगर आप है तो एक साल पहले का टर्नओवर देखना है, यानी फाइनेंशियल ईयर 22-23 में आपका कितना टर्नओवर था वो आप देखेंगे जब 24-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए आप टैक्स रिटर्न फाइनलाइज करें। और उसके अंदर अगर आपका टर्नओवर 22-23 फाइनेंशियल ईयर में 400 करोड़ से कम था तो आप अलग अलग स्लैब है 1 करोड़ के अंदर की इनकम से लेके 10 करोड़ के ऊपर, सो 26% से लेके 29.12% स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। मैं फिर से लीड नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये सबको पता है, ये सेम है, कोई चेंज नहीं है। अगर 400 करोड़ के ऊपर आपका टर्नओवर था 22-23 में तो 31.2% से लेके 34.944% तक का टैक्स लगता है। दिस इज इंक्लूसिव ऑफ सरचार्ज सेस एटसेट्रा। जो एक चेंज है कंपनीज के लिए वो फॉरेन कंपनीज के लिए है,
जिनका टैक्स रेट 40% प्लस सेस था, वो अभी 35% प्लस सेस हो गया है। अगर स्पेशल रेट से कोई इनकम टैक्सेबल होती है जैसे कि कैपिटल गेन वगैरह, उसके अंदर तो कोई चेंज नहीं है, पर अदरवाइज जो बिजनेस इनकम था उसके अंदर 40% से कम करके 35% किया गया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी असेसमेंट ईयर 25-26। पार्टनरशिप फर्म में भी कोई चेंज नहीं है। एलएलपी पार्टनरशिप फर्म्स के अंदर 1 करोड़ के अंदर की अगर इनकम है तो इफेक्टिव टैक्स रेट 31.20% है, यानी 30% प्लस सेस, और 1 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज भी लगता है, इसलिए इफेक्टिव टैक्स रेट 34.944% हो जाता है। ये सेम है, आगे जो था वही कंटिन्यू है। सिर्फ एक जो चेंज है वो रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स जो दिया जाता है उसकी जो लिमिट है उसमें चेंज किया गया है। अभी तक था कि 3 लाख तक का आप रेम्यूनरेशन, यानी 3 लाख तक का बुक प्रॉफिट है तब तक 1.5 लाख आप रेम्यूनरेशन पे करो, या 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवर इज लोअर वो डिडक्शन मिलता था। उसकी जगह पे डबल करके फॉर द फर्स्ट 6 lakhs ऑफ बुक प्रॉफिट्स और इन केस ऑफ लॉस आप 3 लाख तक का रेम्यूनरेशन और 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट विच एवर इज लोअर ये आप दे सकते हो, और ऑन बैलेंस प्रॉफिट 60% का आप रेम्यूनरेशन दे सकते हो। सबसे इस बार बड़ा चेंज जिस चीज में है वो कैपिटल गेन्स रिलेटेड का पूरा रेजिम चेंज हो रहा है, और ये इमीडिएटली इफेक्टिव है। बाकी काफी प्रोविजंस अलग अलग डेट को इफेक्टिव हो रहे हैं, कोई प्रोविजंस 1 अगस्त से हो रहे हैं, कोई प्रोविजंस 1 अक्टूबर से हो रहे हैं, और कोई प्रोविजन नेक्स्ट ईयर यानी 1 अप्रैल 25 से इफेक्टिव होंगे। पर कैपिटल गेन्स रिलेटेड जो चेंजेस आए हैं वो इमीडिएटली इम्पैक्ट करेंगे। इनफैक्ट इस बार पहले से ये एक्सपेक्टेड था कि ये कैपिटल गेन्स में बहुत चेंज आएंगे, पर ऐसे चेंजेस आएंगे ये तो किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था। तो उसमें स्टार्ट करें पहले लिस्टेड इक्विटी शेयर्स और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। तो उसके होल्डिंग पीरियड जो 12 महीने से ऊपर होल्ड करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट गिना जाता है, वो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर होता है तो उसके अंदर जो एग्जिस्टिंग रेट 15% था वो 20% हो चुका है ये नए बजट के अंदर। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अभी 10% था अबव 1 लाख, 1 लाख का एग्जेम्पशन मिलता था, उसके बाद 10% का टैक्स रेट था, वो अभी बढ़ा के 12.5% किया गया है, और जो एग्जेम्पशन उसमें डिडक्शन मिलता है वो 1.25 लाख का डिडक्शन मिलेगा, यानी कि 10% से बढ़ा के 12.5% किया गया है। लिस्टेड यूनिट्स ऑफ रीट्स या इनविट्स की बात करें तो अभी तक 3 इयर्स के ऊपर होल्ड करते थे, 36 मंथ्स से ज्यादा होल्डिंग है उसको लॉन्ग टर्म बोलते थे, अभी वो भी 12 मंथ्स के ऊपर होल्डिंग को लॉन्ग टर्म माना जाएगा। और सेम एग्जिस्टिंग 15% की जगह पे 20% हो गया है, और लॉन्ग टर्म के अंदर 10% से बढ़ के 12.5%। अनलिस्टेड शेयर्स के होल्डिंग पीरियड में कोई चेंज नहीं है, 2 साल यानी 24 मंथ्स से ज्यादा होल्ड करते हैं तो लॉन्ग टर्म माना जाता है, नहीं तो शॉर्ट टर्म। अगर शॉर्ट टर्म है तो रेट्स में कोई चेंज नहीं है, जो स्लैब रेट्स है आपके वही एप्लीकेबल होगा, अगर 20% 30% जो स्लैब में अपन आते हैं। पर लॉन्ग टर्म के अंदर चेंज है, अभी तक ऐसा था कि नॉन रेसिडेंट्स है तो 10% रेट से टैक्स लगता था, पर उनको इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता था अनलिस्टेड शेयर्स पे। अगर रेसिडेंट्स है तो 20% लगता था पर इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता था। अभी नॉन रेसिडेंट्स हो या रेसिडेंट्स हो दोनों के केस में अभी 12.5% लगेगा विदाउट इंडेक्सेशन। देन आगे जाके लिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन यूनिट्स और जीरो कूपन बॉन्ड्स इंक्लूडिंग लिस्टेड डिबेंचर्स बॉन्ड्स की बात करें तो 12 महीने के ऊपर लॉन्ग टर्म गिना जाता था, वो सेम है। उसमें भी शॉर्ट टर्म अगर गेन है तो एप्लीकेबल स्लैब रेट ही लगेगा, जो एग्जिस्टिंग था वही प्रपोज्ड है। पर लॉन्ग टर्म के अंदर लोअर ऑफ 10% विदाउट इंडेक्सेशन और 20% विथ इंडेक्सेशन, ये ऑप्शनल था, जो भी अपने को बेनिफिशियल है वो ऑप्शन अपन सिलेक्ट कर सकते थे। इसकी जगह पे अभी सिंगल 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन कर दिया गया है। फिर अनलिस्टेड डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स की बात करें तो वो 36 मंथ्स के ऊपर लॉन्ग टर्म गिना जाता था, वो अभी 24 मंथ्स के ऊपर लॉन्ग टर्म गिना जाएगा। अगर शॉर्ट टर्म है तो रेट में कोई चेंज नहीं है, एप्लीकेबल स्लैब रेट्स है।
लॉन्ग टर्म के अंदर अभी तक 20% विथ इंडेक्सेशन था, उसकी जगह पे अभी एप्लीकेबल स्लैब रेट हो जाएगा। तो ये शॉर्ट टर्म के जैसे ही ट्रीट किया जाएगा, लॉन्ग टर्म हुआ तो भी एप्लीकेबल रेट्स रहेंगे। मार्केट लिंक डिबेंचर्स एंड डिबेंचर डेट म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो अगेन 36 महीने से घट के 24 मंथ्स पे लॉन्ग टर्म गिना जाएगा और एप्लीकेबल रेट से टैक्सेबल होगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर अगेन होल्डिंग पीरियड 2 साल के ऊपर, इसमें कोई चेंज नहीं है। शॉर्ट टर्म एप्लीकेबल स्लैब रेट, उसमें भी कोई चेंज नहीं है। परंतु जो लॉन्ग टर्म के अंदर अभी 20% लगता था विथ इंडेक्सेशन, इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था, उसके बाद 20%, उसकी जगह पे अभी 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन हो चुका है। तो ये लैंड एंड बिल्डिंग में बहुत बड़ा एक चेंज है। और हर एक जो भी जन सेल कर रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग, उनको इम्पैक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि सबके लिए इम्पैक्ट अलग होगा। किसी के लिए ये बहुत पॉजिटिव होगा क्योंकि 20% से रेट कम हो के 12.5% हो गया है, पर कोई लोगों के लिए ये बहुत ही नेगेटिव होगा। कई बार इंडेक्सेशन के बाद लॉस आता था। सो नॉर्मल प्रॉफिट हो पर इंडेक्सेशन करे तो इंडेक्स कॉस्ट की वजह से लॉस आता था, और जो बाकी कोई कैपिटल गेन के सामने सेट ऑफ हो सकता था, अभी ऐसा नहीं होगा। ब्लैंकेट 12.5% एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके अलावा भी कोई और कैपिटल एसेट है तो 36 महीने की जगह पे 24 मंथ्स में लॉन्ग टर्म गिना जाएगा। शॉर्ट टर्म में एप्लीकेबल स्लैब रेट है, लॉन्ग टर्म में 20% विद इंडेक्सेशन था, वो भी अभी 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन हो जाएगा। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और वो आप प्रॉफिट गेन या फुल वैल्यू री इन्वेस्ट करते हो कोई हाउस प्रॉपर्टी बाय करने में, काफी उसमें कंडीशंस है, पर उसके अंदर डिडक्शन मिलता है 54 और 54F सेक्शन के अंदर, वो कंटिन्यू है, उसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। उसके बाद एक है कि अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स है, जो आईपीओ के अंदर ऑफर फॉर सेल में कोई प्रमोटर्स या कोई शेयर होल्डर्स दे रहे हैं, तो उसमें फेयर मार्केट वैल्यू फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट वुड मीन द इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टेकिंग द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 17-18। तो ये एक काफी कॉम्प्लिकेटेड एक प्रोविजन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स जो ऑफर फॉर सेल में देते हैं उसके लिए लाए हैं। उसके बाद जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट जो प्रोविजंस टैक्सेशन रिलेटेड है, उसमें एक तो एंजल टैक्स निकाला गया है। एंजल टैक्स ये ऐसा टैक्स था कि जिसके अंदर आपकी कंपनी अगर प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब नए शेयर्स इश्यू करती है इन्वेस्टर्स को, वो प्रमोटर्स हो या बाहर के लोगों को, तो फेयर मार्केट वैल्यू से हायर वैल्यू का प्रीमियम पे शेयर अगर इश्यू करते हैं तो वो जो हायर जितना भी अमाउंट है उसके ऊपर टैक्स लगता था। ये स्टार्टअप्स के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट था, क्योंकि स्टार्टअप्स में हमेशा वैल्यूएशन पे शेयर्स इश्यू किए जाते थे और इसकी वजह से काफी डिस्प्यूट्स, काफी लिटिगेशन चल रहा था। जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में भी बहुत सी ई कॉमर्स रिलेटेड नई कंपनीज आई है जो ई कॉमर्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ज्वेलरी सेल करती है। लैब ग्रोन डायमंड्स में काफी कंपनीज है जो एज अ स्टार्टअप के जैसे स्टार्ट हुई है या न्यू इश्यू ऑफ शेयर्स काफी ने किए हैं, तो ये सब में ये पॉइंट रेलेवेंट था, तो उसको एबॉलिश किया गया है ताकि ये पूरा सब्जेक्ट अभी क्लोज हो जाएगा। सेकंड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, और जो विजय भाई ने बताया, अभी जो रफ डायमंड टेंडर्स ऑक्शंस होते हैं ऑनलाइन और उसमें कोई भी गुड्स परचेस करते हैं तो उसमें 2% इक्वलाइजेशन लेवी करके टैक्स या ड्यूटी लगता है, जो जिसकी वजह से काफी रफ डायमंड का ट्रेड दुबई डाइवर्ट हो रहा था, तो वो 1 अगस्त 24 से रिमूव किया गया है। फॉरेन माइनिंग कंपनीज जो इंडिया में आके रफ डायमंड सेल करे तो उसके लिए एक सेफ हार्बर रेट्स अनाउंस किए जाएंगे, यानी एक फिक्स्ड रेट अनाउंस किए जाएंगे कि आप उसके जितना भी माल बेचते हो उसके ऊपर 2%, 3%, 1%, वॉट एवर, उतना आप टैक्स भर दो और आपको कोई और दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो आज की डेट में द रीजन बिकॉज ऑफ विच वो SNZ का पूरा जो मैकेनिज्म था वो टेक ऑफ नहीं हो पा रहा था, क्योंकि व्यूइंग के लिए तो गुड्स आ रहे थे पर फिर वापस ले जाके उनको एक्चुअल एक्सपोर्ट करने पड़ते थे, तो एक तो ट्रांसपोर्ट के अंदर बहुत टाइम और कॉस्ट लग जाता था और पूरा इनएफिशिएंट था, तो वो सब्जेक्ट भी इट हैज बीन पुट टू रेस्ट, एंड ये एक अच्छा काम इंडस्ट्री के लिए हो गया।
एक और पॉइंट ये है कि एज यू ऑल नो कि इनकम टैक्स रिटर्न्स के अंदर फॉरेन एसेट्स का डिस्क्लोजर करना पड़ता है। इवन आपका कोई बैंक अकाउंट हो फॉरेन में, वो भी यहाँ डिस्क्लोज करना पड़ता है। और अगर वो डिस्क्लोज नहीं होता था और 5 लाख के ऊपर की बैलेंस बैंक अकाउंट में हो, या कोई और एसेट्स प्रॉपर्टी है जो यहाँ डिस्क्लोज नहीं की है, तो 10 लाख तक की पेनल्टी लगती थी। अभी ये 5 लाख का जो एग्रीगेट बैलेंस की बात थी, उसकी जगह पे वैल्यू ऑफ एसेट 20 लाख से ज्यादा हो तब तक डिस्क्लोजर ना होने की पेनल्टी नहीं लगेगी, एक्सेप्ट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। आपने फॉरेन में कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी ली हुई है, कोई घर ऑफिस लिया है और इंडिया में डिस्क्लोज नहीं किया है, तो अभी भी पेनल्टी लगेगी। पर कोई भी फाइनेंशियल एसेट या कोई कंपनी में कोई शेयर्स है वगैरह, तो उसके अंदर 20 लाख की अमाउंट तक कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी फॉर नॉन डिस्क्लोजर। बायबैक ऑफ शेयर्स के रिलेटेड एक बहुत नेगेटिव चेंज इंट्रोड्यूस किया है। अभी तक ऐसा था कि अगर कोई कंपनी शेयर्स बायबैक करती है तो उसके ऊपर 23.296% का टैक्स कंपनी को भरना था, और जो शेयर होल्डर है जिसने शेयर्स दिए कंपनी को बायबैक के अंदर, उनके लिए जो भी अमाउंट आता था वो पूरा एग्जेम्प्ट था। पर अभी ये नए प्रोविजंस के अंदर 1 अक्टूबर से जो एप्लीकेबल होने वाले हैं, उसके अंदर बायबैक के अंदर जितना भी पैसा शेयर होल्डर को मिलेगा वो डिविडेंड माना जाएगा, और डिविडेंड के जैसे स्लैब रेट से टैक्सेबल हो जाएगा। उसके सामने कोई भी एक्सपेंस डिडक्शन नहीं मिलेगा, इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स था। वो शेयर्स जो बायबैक में दिए, उसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी वो भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, वो अलग से उसको लॉस माना जाएगा, और सिर्फ कैपिटल गेन हेड के अंदर कोई और इनकम है उसके सामने सेट ऑफ मिलेगा। वरना जितना भी अमाउंट आया है वो स्ट्रेट अवे टैक्सेबल एज अ डिविडेंड हो जाएगा। तो ये बहुत ही नेगेटिव, काफी बड़ी कंपनीज जेम ज्वेलरी इंडस्ट्री में भी शेयर बायबैक करती है, पर उनके लिए ये दिक्कत होने वाली है। कमिंग टू द टीडीएस एंड टीसीएस प्रोविजंस, एक फर्स्ट है कि अगर कोई एम्प्लॉय का टीसीएस हुआ है, अगर एम्प्लॉय फॉरेन ट्रैवल करते हैं तो अभी तो टीसीएस उसके ऊपर लगता है। काफी और चीजें ऐसी है जिसके अंदर टीसीएस लगेगा। तो जब सैलरी में से अपन टीडीएस कट करते हैं कंपनीज, तो ये टीसीएस ऑलरेडी जितना एम्प्लॉय को लग चुका है उसका हम सेट ऑफ दे सकते हैं, इट विल बी अलाउड। सो दिस इज इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर। उसके बाद लेट पेमेंट ऑफ टीसीएस के ऊपर अभी तक 1% लगता था, 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ, उसको बढ़ा के 1.5% किया गया है, पर दिस इज इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। फिर माइनर की इनकम पेरेंट्स में क्लब होती है, वी ऑल नो दैट, कि अगर माइनर है और उसकी कोई भी इनकम है, एक्सेप्ट फॉर कुछ स्पेसिफिक उसकी खुद की आर्ट या कुछ अर्निंग है, वो अलग है। बाकी कोई भी इंटरेस्ट इनकम है, कैपिटल गेन है, वो सब क्लब हो जाता है पेरेंट्स में। पर अभी तक उसका टीसीएस अगर कुछ कटा है वो पेरेंट्स को क्लेम नहीं कर सकते थे। नाउ दैट इज गोइंग टू बी अलाउड अगेन। ये चीज 1 जनवरी 2025 से एप्लीकेबल होने वाली। सो एज यू कैन सी, हर एक प्रोविजन के लिए अलग अलग डेट दी गई है, और वो ट्रैक करना काफी दिक्कत होने वाला है। अगर लग्जरी गुड्स का कोई सेल करते हैं एंड द सेल कंसिडरेशन 10 लाख से ज्यादा है, तो अभी टीसीएस उसमें भी लगने वाला है 1%। सो 1% ऑन सेल ऑफ लग्जरी गुड्स। नेक्स्ट, इमूवेबल प्रॉपर्टी। अपन सब जानते हैं कि 50 लाख के ऊपर की कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर सेल परचेज होती है तो उसके ऊपर टीडीएस लगता है 1%। अभी तक का उसमें अजम्पशन या अंडरस्टैंडिंग ये था कि 50 लाख पर बायर है। अगर 3 बायर इकट्ठा होकर कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो अभी तक ये था कि 1.5 करोड़ तक का अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन ना हो तब तक टीडीएस नहीं लगेगा। नाउ इट हैज बीन क्लेरिफाइड एंड इफेक्टिव 1 अक्टूबर 2024 ये 50 लाख की लिमिट इज क्यूमुलेटिव या एग्रीगेट फॉर ऑल द बायर्स, यानी 3 बायर है तो तीनों का मिला के भी 50 लाख के ऊपर टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू हो गया तो टीडीएस लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर कोई फॉरेन से किसी को इनकम मिल रही है तो फॉरेन में जब भी इनकम रेमिट होगी तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव अ टीडीएस फ्रेमवर्क। अपने वहां जैसे टीडीएस कटता है वैसे वहां से टीडीएस कट के आएगा, जिसको विथहोल्डिंग टैक्स बोलते हैं। तो वो नेट ऑफ टैक्स की जो इनकम अपने इंडिया में आती है वो हम नॉर्मली टैक्सेशन के लिए ऑफर करते हैं और टैक्स भरते हैं। पर अभी उसमें चेंज करके ग्रॉस इनकम दिखानी पड़ेगी। वो अगर पर्टिकुलर कंट्री के साथ इंडिया का डबल टैक्स अवॉइडेंस अग्रीमेंट है
तो वो जितना टैक्स कटा है वो यहाँ पे अपने को टैक्स के सामने डिडक्शन मिलेगा, पर इनकम दिखाने के लिए हमें ग्रॉस इनकम दिखानी पड़ेगी, नेट इनकम नहीं चलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि काफी लोग जो 194J के अंदर टीडीएस काटना होता है 10% ऑन प्रोफेशनल सर्विसेज या फीस, उसकी जगह पे 194C जो कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट करते हैं वो सेक्शन में काटते थे, क्योंकि उसके अंदर 1% 2% का टीडीएस लगता था, तो टीडीएस कम काटने के लिए सेक्शन गलत यूज होता था। अभी उसको बहुत क्लियर कर दिया है कि 194J के अंदर कोई भी प्रोफेशनल सर्विसेज है उसको वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं गिना जाएगा, और लोअर टीडीएस 194C का बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसमें हायर टीडीएस ही काटना पड़ेगा। उसके बाद टीडीएस नॉन पेमेंट रिलेटेड जो प्रोसिक्यूशन रिलेटेड के प्रोविजंस थे उसको डीक्रिमिनलाइज किया गया है। यानी अभी प्रोसिक्यूशन के प्रोविजंस थे जिसके अंदर 3 मंथ से लेके 7 इयर्स तक के जेल के प्रोविजंस जो थे, प्रोसिक्यूशन के प्रोविजंस थे, वो अभी एप्लीकेबल नहीं होगा अगर टीडीएस हैज बीन पेड विद इन ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग टीडीएस रिटर्न। सो 1 अक्टूबर से ये एक रिलैक्सेशन बढ़ा चुका है, क्योंकि टीडीएस छोटी छोटी अमाउंट गलती से भी नहीं भरा है तो उसके ऊपर सीधा प्रोसिक्यूशन हो जाता था और कंपनी के डायरेक्टर्स के नाम का सीधा प्रोसिक्यूशन नोटिस निकल जाता था। कुछ ऐसे भी एग्जांपल हुए कि सही में जेल के या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स या प्रोसिक्यूशन के इनिशिएट हो चुके हैं। नेक्स्ट, नो पर्सन विल बी नाउ डीम्ड एज एसेसी इन डिफॉल्ट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 इयर्स। अगर टीडीएस काटने में गलती हो गई, खास करके नॉन रेसिडेंट को जो पेमेंट करते हैं तो विथहोल्डिंग टैक्स जो काटना पड़ता है वो भूल गए, नहीं काटा गलती से, तो वो 6 साल के बाद कोई भी उसके रिलेटेड केस नहीं निकल सकता। एक लिमिटेशन पीरियड दे गया, क्योंकि अभी तक ये ओपन एंडेड था, वो पास्ट में कितने भी साल जाके कर सकते थे। So 6 years from the end of the financial year in which payment is made or credit is given or tax was collected, or 2 years from the end of financial year in which correction statement is delivered, whichever is later। ये 1 अप्रैल से ये चेंज एप्लीकेबल होगा, और ये अलग अलग टाइमलाइन के हिसाब से कैलकुलेट करना है कि 6 इयर्स कहाँ से गिनना है, पर बेसिकली उसके बियॉन्ड वो लोग नहीं जा सकते। लोअर टीडीएस सर्टिफिकेट अब आप अप्लाई करके अवेल कर सकते हैं, इवन ऑन टीडीएस ऑन परचेज, टीसीएस ऑन सेल्स, ये सब चीज के लिए भी आप लोअर रेट टीडीएस सर्टिफिकेट ले सकते हो। टीडीएस टीसीएस के रिटर्न्स के अंदर कोई करेक्शन करना है तो वो भी अभी 6 इयर्स का लिमिट दे दिया, ताकि जैसे आगे के प्रोविजन में है इसके अंदर भी 6 इयर्स के बाद वो नहीं हो सकता। Penalty may be levied if TDS TCS statements are not filed within 1 month from the due date of filing TDS returns। तो ये एक चीज की नई पेनल्टी इंट्रोड्यूस की। टीडीएस रेट्स में काफी चेंजेस है। मोस्ट ऑफ द चेंजेस आर इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 24, एक्सेप्ट फॉर सम ऑफ द केसेस जिसमें लिखा है इंटरेस्ट पेबल ऑन फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स 2020 जो टैक्सेबल एक सीरीज ऑफ बॉन्ड थी जिसके अंदर एग्जिस्टिंग टीडीएस रेट 0 था, उसको 10% अभी किया गया है। पर बहुत सी और चीजें जिसके ऊपर टीडीएस रेट कम किया गया है। सो पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 5% से घटा के 2%, पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ रीपर्चेज ऑफ यूनिट्स बाय म्यूचुअल फंड्स और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 20% से घटा के 0, कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स 5% से घटा के 2%, कमीशन ब्रोकरेज पे 5% से घटा के 2%, पेमेंट बाय एन इंडिविजुअल और एचयूएफ हु आर नॉट लायबल टू डिडक्ट टैक्स अंडर 194I जो रेंट वगैरह सेक्शंस के ऊपर है वो 5% से घटा के 2%, ई कॉमर्स ऑपरेटर को जो पेमेंट होता है उसके अंदर 1% से घटा के 0.1%, पर जो पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट, बोनस कुछ भी पेमेंट होता है जिसके ऊपर आज कोई भी टीडीएस नहीं लगता था उसके ऊपर अब 10% टीडीएस लगने वाला है, और दिस इज इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 25। असेसमेंट रीअसेसमेंट अपील रिलेटेड बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लॉक असेसमेंट का कंसेप्ट, जो रेड के केस में, सर्च के केस में एप्लीकेबल बहुत पहले था, 2021 के पहले सेक्शन 132, 132A वगैरह जो प्रोविजंस है वो ब्लॉक असेसमेंट प्रोविजंस फिर से इंट्रोड्यूस किए गए हैं। 6 साल का ब्लॉक गिना जाएगा और 6 साल का ब्लॉक असेसमेंट एक साथ गिना जाएगा। तो हर एक साल का जो
असेसमेंट होता था, अलग से इंडिविजुअल रीओपनिंग ऑफ केस होते थे अलग हर एक साल के लिए, वो अब नहीं होंगे। पूरा एक 6 साल का ब्लॉक का असेसमेंट होगा, जिसके अंदर अनडिस्क्लोज जितनी भी इनकम है उसके ऊपर 60% रेट से टैक्स लगेगा और पेनल्टी लगेगी 50% ऑफ द टैक्स अमाउंट, यानी टोटल इफेक्टिव 90% होगा। पर पेनल्टी नहीं लगेगी अगर जो रिटर्न फाइल करना होता है, सर्च के बाद एक रिटर्न फाइल करना होता है सबको फिर से, जिसके अंदर वो ट्रू एंड करेक्ट डिस्क्लोज कर सकते हैं उनकी इनकम। अगर वो सही में अच्छे से इनकम डिक्लेयर कर दी है तो वो केस में टैक्स सिर्फ लगेगा 60%, उसमें पेनल्टी नहीं लगेगा। पर जितनी भी इनकम रिटर्न में डिस्क्लोज नहीं की है फिर से, और असेसमेंट के टाइम पे ज्यादा अगर इनकम एसेस होती है तो वो केस में पेनल्टी लगेगी। जितने भी ब्लॉक के केस अभी इस तरह से चलेंगे, वो केस में अगर ऑलरेडी कोई रेगुलर असेसमेंट चलता होगा तो वो मर्ज हो जाएगा ब्लॉक असेसमेंट प्रोसीडिंग के साथ। कोई नया भी इंडिविजुअल साल का असेसमेंट फिर नहीं चलेगा, नहीं खुलेगा, वो सब ब्लॉक में ही आ जाएगा। कमिश्नर अपील को एक पावर दिया गया है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर अगर होता है तो वो असेसिंग ऑफिसर्स को फिर से रिफर बैक कर सकते हैं फ्रेश असेसमेंट करने के लिए। फिर अपील जो टैक्स डिपार्टमेंट फाइल करता है ट्राइब्यूनल के अंदर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, जब भी कोई एसएससी को फेवरेबल ऑर्डर मिलता है तो बाय डिफॉल्ट कई बार डिपार्टमेंट आगे अपील में जाता है, तो उसके लिए एक लिमिट है। अगर वो लिमिट के कम की इम्पैक्ट है तो वो अपील में नहीं जा सकते। तो ये लिमिट अभी तक ट्रिब्यूनल में जाने के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस बोथ के लिए ये रेलेवेंट है। 50 लाख की लिमिट थी, उसको बढ़ा के 60 लाख कर दिया है। हाई कोर्ट के लिए 1 करोड़ से 2 करोड़, सुप्रीम कोर्ट के लिए 2 करोड़ से 5 करोड़। तो ये अगेन एक बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे केसेस के लिए जो अपील का सिलसिला चलता रहता है, एसएससी ट्रिब्यूनल में जीत जाए तो डिपार्टमेंट हाई कोर्ट में जाती है, हाई कोर्ट में जीत जाए तो सुप्रीम कोर्ट तक जाती है, तो वो छोटे केसेस के लिए अभी नहीं जा पाएंगे। ये लिमिट के अंदर है और एसएससी के फेवरेबल में डिसीजन है तो वहीं पे केस समाप्त हो जाएगा। रीअसेसमेंट के रिलेटेड भी काफी प्रोविजंस में बदलाव किया गया है, वो 1 सितंबर 24 से एप्लीकेबल होगा। खास करके जो इश्यूएंस ऑफ नोटिस है, जो हम रीओपनिंग के केस बोलते हैं, सेक्शन 148 और 148 ए रिलेटेड जो प्रोसीडिंग्स है, जिसके अंदर अभी तक ऐसा था कि 3 साल फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर तक नोटिस निकाल के रीओपन केस कर सकते थे, पुराना केस कोई भी फिर से रीओपन करना है तो नए जो प्रोविजंस इफेक्टिव 1 सितंबर से होंगे, उसमें 148 ए और 148 के अंदर, दोनों के अंदर सेम अभी जो था वैसे ही है, यानी 3 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर फॉर 148 ए, और 148 के अंदर 3 इयर्स एंड 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। पर अभी ऐसा था कि अगर 50 लाख के ऊपर की इनकम एस्केप हो रही है, उस टाइप के केसेस में 10 साल तक वो रीओपन कर सकते थे, विद इन 10 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। ये अभी घटा के 5 इयर्स किया गया है। 148 ए के अंदर 5 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर, और 148 के अंदर 5 इयर्स एंड 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। तो अगेन ये एक बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बार बार कई बार तो एक ही केस 2-3 बार रीओपन हो रहे थे, 10 साल तक रीओपन होने का सिलसिला चलता रहता था। अभी ये 5 साल के बाद रीओपन नहीं हो पाएंगे फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। उसके बाद आईटीएटी में ब्लॉक असेसमेंट के अंदर पेनल्टी लगे, उसके सामने भी अपील की जा सकती है। ये 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल होगा। टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग आईटीएटी अपील जो था वो 60 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर था, जिसकी जगह पे अभी 2 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच ऑर्डर इज रिसीव्ड ऐसा हो गया है। तो ये थोड़ा टाइमलाइन बढ़ा दिया गया है। फिर ये लिटिगेशन कम करने के लिए, कोर्ट ट्रिब्यूनल के ऊपर जो प्रेशर है वो कम करने के लिए एक फिर से विवाद से विश्वास स्कीम जो आगे इन द पास्ट आया था, सिमिलर नया स्कीम 2024 करके लाया गया है, जिसके अंदर अलग अलग स्लैब, अलग अलग चीज है। अगर कोई केस ऐसा है जिसके अंदर टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, तीनों चीज डिस्प्यूटेड है, तीनों चीज के अंदर लिटिगेशन है, और आफ्टर 31 जनवरी 2020 बट बिफोर 22 जुलाई 24
का अगर कोई भी पेंडिंग मैटर है तो 100% ऑफ टैक्स डिस्प्यूटेड अमाउंट आप भर देते 31 दिसंबर पहले, 31 दिसंबर 24 पहले, तो 100% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स जितना अमाउंट आपको भरना है, और 1 जनवरी 25 के बाद भरते हैं तो 110% ऑफ डिस्प्यूटेड अमाउंट। और अगर ये पेंडिंग डिस्प्यूट इज बिफोर 31 जनवरी 2020 का मैटर है एंड पेंडिंग इन सेम एपेलेट फोरम, वो केस में अमाउंट पेएबल बिफोर 31 दिसंबर इज 110% ऑफ डिस्प्यूटेड अमाउंट, और आफ्टर 31 दिसंबर इट इज 120% ऑफ डिस्प्यूटेड अमाउंट। अगर डिस्प्यूट सिर्फ इंटरेस्ट और पेनल्टी रिलेटेड है, और अगेन ये आफ्टर 31 जनवरी 2020 का है बट बिफोर 22 जुलाई 24 का है, तो 25% ऑफ डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट और पेनल्टी आपको भरना है। अगर 31 दिसंबर के पहले भरते हैं, उसके बाद भरते हैं, तो 30% ऑफ डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट और डिस्प्यूटेड पेनल्टी और डिस्प्यूटेड फी। और बिफोर 31 जनवरी 2020 का है एंड इज पेंडिंग इन सेम एपेलेट फॉरम, तो 30% ऑफ डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट और पेनल्टी और फी इफ पेड बिफोर 31 दिसंबर, और 35% इफ पेड आफ्टर 31 दिसंबर। चैरिटेबल ट्रस्ट रिलेटेड काफी चेंजेस है। अपने में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो एनजीओ के साथ जुड़े हैं, या खुद का भी कंपनीज है जिनकी चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो काफी चेंजेस है। इसमें मैं बहुत टाइम नहीं लूंगा, स्क्रीन पे तो है ही, सेशन के बाद अगर प्रेजेंटेशन चाहिए तो भी शेयर हो सकता है। हमारे पूरे बजट का एक डिटेल्ड एनालिसिस का एक कॉपी है 160-70 पेजेस का, वो भी मैंने रजत जी को दिया, ही कैन शेयर फर्दर इफ एनीवन रिक्वायर्स दैट। पर ब्रीफ में बोले तो अलग अलग सेक्शंस अभी थे, सेक्शन 1023C जो बोलते थे उसको मर्ज करके 11 to 13 जो सेक्शन है उसके साथ मर्ज किया गया है। कुछ चीजें जो बहुत सी टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे, कोई एग्जिस्टिंग ट्रस्ट हो, वो केस के अंदर फ्रेश एटीजी का रजिस्ट्रेशन लेना है तो वो दिक्कत हो रहा था, जिसकी जगह पे अभी एप्लीकेशन फॉर एटीजी कैन बी मेड इवन इफ एक्टिविटीज हैव ऑलरेडी कमेंस। तो जो पुराना ट्रस्ट है उसके अंदर भी एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11 जिसमें क्लेम हो चुका है, फिर भी हम एटीजी के लिए क्लेम कर सकते हैं। ऐसे काफी एटीजी और 11-12 एग्जेम्पशन रिलेटेड के छोटे छोटे इश्यूज थे, उसको रिलैक्स किया गया है। अगर डिले होता है फाइलिंग के अंदर 12 तो उसको कंडेन करने का पावर सीआईटी पीसीएटी को दिया गया है। दो चैरिटेबल ट्रस्ट या एनजीओ को मर्ज होना है तो टैक्स न्यूट्रल प्रोविजंस उसके लिए भी दिए गए हैं कि दो एनजीओ अभी मर्ज भी हो सकते हैं, तो टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हालांकि बॉम्बे चैरिटेबल ट्रस्ट या जो भी एप्लीकेबल ट्रस्ट एक्ट है वो प्रोविजंस अलग से देखने पड़ेंगे। कंपनी लॉ के अंदर मर्जर का प्रोविजन ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर सेक्शन 8 कंपनी इज द एनजीओ का लीगल एंटिटी स्टेटस, तो दो एंटिटी मर्ज हो सकते हैं। अगेन अदर मिसलेनियस अमेंडमेंट्स में पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट होने वाला है, जिसके अंदर 6 महीने के अंदर, जिसके अंदर काफी चीज कॉम्प्रेस होकर सिंप्लीफाई करने की बात की गई है। रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को रेंट आउट या लीज पे देने के ऊपर जो रेंटल इनकम आती है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ही गिना जाएगा, उसको बिजनेस इनकम में क्लासिफाई नहीं कर सकते, ये क्लेरिफिकेशन आया है। आज इनकम टैक्स के अंदर अगर पेनल्टी का कोई एक्सपेंडिचर हम क्लेम करते हैं तो वो डिडक्शन नहीं मिलता है एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर। कोई भी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ की पेनल्टीज आर नॉन डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर। पर अगर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस या कोई सेटल करके अमाउंट हमने पे किया है, सेबी वगैरह में आरबीआई में कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस होता है जिसके अंदर पेनल्टी जैसा नहीं होता है पर कंपाउंडिंग का अमाउंट पे करना होता है, तो वो अभी तक अलावेबल था। नाउ इट विल नॉट बी अलावेबल, पेनल्टी के जैसे उसको भी डिसअलाउ किया जाएगा। देन एक था कि काफी न्यू एज कंपनी स्टार्टअप वगैरह में ईसॉप दिए जाते थे, कंपनी वुड इश्यू ईसॉप टू द एम्प्लॉयज। तो एक जो लोगों का इंटरप्रिटेशन ये था कि बिकॉज इट इज गिवन फ्री एज अ गिफ्ट बाय द कंपनीज टू द एम्प्लॉयज इट विल नॉट बी टैक्सेबल। पर इसमें अभी क्लेरिफिकेशन दिया गया है कि गिफ्ट कैन बी गिवन ओनली बाय एन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। Companies cannot give a gift, and if a gift is given then it is taxable.
देन सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स जो ऑप्शंस फ्यूचर ऑप्शंस में ऑप्शंस के ऊपर जो था वो इंक्रीज करके 0.1% किया गया है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 0.06 to 5%, एंड इन केस ऑफ फ्यूचर्स increase to 0.02% from existing 0.015%, effective from 1st of October 24. तो ये स्टॉक मार्केट रिलेटेड और जो भी डेरिवेटिव्स एफ&ओ में काम करते हैं उनके लिए ये बहुत नेगेटिव होने वाला है, क्योंकि ये दिखने में स्मॉल परसेंटेजेस है पर टोटल उसका इम्पैक्ट बहुत ही बड़ा होता है। डिडक्शन फ्रॉम फैमिली पेंशन इंक्रीज फ्रॉम टू 25,000 फ्रॉम 15,000, ये इफेक्टिव असेसमेंट ईयर 25-26 से होने वाला है। सो ये सब चीज थी डायरेक्ट टैक्स रिलेटेड। मैंने जैसे बोला बहुत से छोटे छोटे प्रोविजंस है, हर एक चीज के ऊपर बात करना पॉसिबल नहीं है, पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आज मैंने आपको यहाँ पे बताई है। अभी मूविंग ऑन टू द इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स, यानी कस्टम्स जीएसटी की बात करें तो अगेन जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़े जो अनाउंसमेंट्स है उसमें जो गोल्ड सिल्वर वगैरह के ऊपर ड्यूटी है उसको घटाया गया है। द रेट्स आर देयर ऑन द स्क्रीन, ये ऑलरेडी सबके पास आ चुका है, एवरीवन इज अवेयर, सो आई एम नॉट गोइंग टू ईच आइटम, बट जस्ट स्टार्ट करें तो गोल्ड बार के ऊपर ओल्ड रेट 15% था, न्यू रेट इफेक्टिव फ्रॉम 24 जुलाई इज 6%। गोल्ड डोरे के ऊपर इफेक्टिव रेट 14.35% था, वो 5.35% हो गया है, यानी सब्सटेंशियल रिडक्शन हुए हैं गोल्ड सिल्वर रिलेटेड हर एक चीज में। एग्जेम्पशन लिमिट जो सैंपल्स रिलेटेड टू जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री इंपोर्टेड बाय एक्सपोर्टर्स ऑफ जेम एंड ज्वेलरी, जो 1 लाख की लिमिट थी वो 3 लाख लिमिट 3 लाख तक का एग्जेम्पशन दिया गया है। उसके रिलेटेड जो कंडीशंस थी वो स्टिल कंटिन्यू रहेगी। गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम कैन बी इंपोर्टेड विद कंसेशनल रेट ऑफ 4.35%, जो अर्लियर 9.35% था, इफ इंपोर्टेड अंडर स्पेसिफिक स्कीम्स। कुछ स्कीम्स है जिसके अंदर ये 4.35% के अंदर भी इंपोर्ट किया जा सकता है। बेसिक कस्टम्स ड्यूटी का एग्जेम्पशन काफी चीज के ऊपर था, जिसको एक्सटेंड 31 मार्च 26 तक किया गया है। गोल्ड ओर्स एंड कॉन्सेंट्रेट्स, सिंपली सोन डायमंड्स, सोन डायमंड्स आते हैं उसके ऊपर, स्पेंट कैटालिस्ट और एश कंटेनिंग प्रेशियस मेटल्स, प्रेशियस स्टोन्स इंपोर्टेड बाय पोस्ट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, gold and silver produced out of copper anode slim which were exported out of India for toll spelting and processing। एक जो नोटिफिकेशन है वो 30 सितंबर से विड्रॉ किया जा रहा है, which was exempting the BCD and additional duty on standard gold bars imported by RBI authorized bank। RBI authorized बैंक जब इंपोर्ट करती थी और उसके ऊपर जो एग्जेम्पशन था वो 30 सितंबर के बाद डिसकंटिन्यू हो जाएगा। काफी कंपनीज जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में खास करके मैन्युफैक्चरर्स जो सोलर प्रोडक्ट्स लेते हैं या सोलर किया हुआ है उन्होंने अपनी छत के ऊपर फॉर पावर कंजम्पशन के लिए, तो उसके अंदर काफी रिडक्शन या चेंजेस हुए हैं which will be beneficial for the trade। So specified capital goods for use in manufacture of solar cells or modules and parts for manufacture of such capital goods, old rate 7.5% सा वो नील हो चुका है, परंतु सोलर ग्लास फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स जिसके ऊपर नील रेट था वो अभी 10% इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर हो जाएगा। फिर प्रूफ ऑफ ओरिजिन रिलेटेड के काफी चेंजेस हुए हैं टू मेक देम और टू अलाइन देम विद द इंटरनेशनल ट्रेड अग्रीमेंट्स के लिए। तो उसमें डायमंड इंडस्ट्री रिलेटेड खास जो प्रूफ ऑफ ओरिजिन के अंदर अभी डॉक्यूमेंट्स चलेंगे उसके अंदर केपी सर्टिफिकेट है। सेकंड, इंपोर्टर के पास से एक अंडरटेकिंग कि ये जो डायमंड्स है वो सिंपली सोन है, तो ये फुल्ली पॉलिश्ड नहीं है, सोन डायमंड्स है, वो अंडरटेकिंग, या एक्सपोर्टर के पास एंड जीजेपीसी के पास से स्टेटिंग दैट द इंपोर्टेड गुड्स आर डायमंड्स नॉट फर्दर वर्कड अपॉन देन सिंपली सोन। यानी कोई अगर पॉलिश डायमंड्स भी इंपोर्ट होते हैं यानी सोन डायमंड्स इंपोर्ट होते हैं तो जिसने एक्सपोर्ट किया है वो अगर एक डिक्लेरेशन दे दे, अगर बोट्सवाना की कोई कंपनी है, नामीबिया की कंपनी है, वहां से यहाँ इंपोर्ट हो रहा है सोन डायमंड्स, और वहां की कंपनी एक डिक्लेरेशन दे दे, सर्टिफिकेट दे दे, एंड जीजेपीसी उसको एंडोर्स करे या सर्टिफाई करे कि ये सिर्फ सोन डायमंड्स है, तो उसके ऊपर भी ये प्रूफ ऑफ ओरिजिन में गिना जाएगा।
जीएसटी के ऊपर आते हैं। अगेन जीएसटी में छोटे छोटे बहुत से अमेंडमेंट है और सबको यहाँ कवर करना डिफिकल्ट है, पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। तो अगर कोई ओल्ड इनवॉइसेस या डेबिट नोट्स है फॉर द पीरियड फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से लेके 20-21 तक का है, तो उसके ऊपर भी आप आईटीसी अभी क्लेम कर सकते हो। तो एक रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट करके ये किया गया है। and subject to claim in form GSTR 3B and in filing of form GSTR 3B return up to 30th November 21। तो ये पुराने इनवॉइसेस वगैरह जो क्लेम नहीं हो पा रहे थे, वो अगर रिटर्न वगैरह अगर टाइम पे भरा गया है 21 के पहले, तो वो क्लेम हो पाएंगे। अगेन रिट्रोस्पेक्टिव दूसरा एक अमेंडमेंट है जिसके अंदर किसी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन था, फिर कैंसल हो गया और फिर से रिस्टोर हुआ, तो इन बिटवीन के पीरियड के अंदर आईटीसी अगर नहीं मिलता था, अभी वो आईटीसी अवेल कर पाएंगे। अगेन उसके अंदर कंडीशन है कि रिटर्न 30 दिन के अंदर फाइल होना चाहिए वगैरह, जो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। सिमिलरली ई वे बिल वाले जो केसेस थे जिसके अंदर टैक्स वाज इम्पोज्ड इन केस ऑफ डिटेंशन और कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स और कन्वेंस, और उसके अंदर जो आईटीसी ब्लॉक किया जाता था आईटीसी ऑन टैक्स, वो अभी डी ब्लॉक हो जाएगा, वो ब्लॉक नहीं रहेगा। waiver of interest and penalty on tax demands for financial year 17-18 to 19-20, subject to full payment of amount by March 25। सो ये कुछ इंटरेस्ट पेनल्टी ओल्ड केसेस में लगी थी। जो नए नए जब जीएसटी आया तब क्योंकि बहुत कंफ्यूजन था, काफी लोगों का कंप्लायंस उतना अच्छा नहीं हो पाया, काफी लोगों ने राइट टाइम पे टैक्स नहीं भरा क्योंकि उनको पता ही नहीं चला था, और इवन जो पोर्टल था जीएसटी का उसके अंदर भी काफी कंफ्यूजन चल रहा था। तो वो सब चीज के अंदर काफी रिलैक्स्ड अप्रोच गवर्नमेंट ने लिया है कि वो सब चीज रिलेटेड अगर नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स था तो इंटरेस्ट पेनल्टी को वेव किया गया है इफ द अमाउंट इज पेड बाय मार्च 25। जीएसटी अपील रिलेटेड काफी चेंजेस है। तो जो मैक्सिमम प्री डिपॉजिट का अमाउंट होता है फॉर फाइलिंग द अपील बिफोर द अपॉलेट अथॉरिटी, वो 25 करोड़ था सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स के अंदर, जिसको घटा के 20 करोड़ किया गया है। आईजीएसटी है तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। मैं अभी एक्चुअली ताइवान में हूँ और यहाँ कुछ टाइफून है, एंड पहली बार शायद हुआ होगा, पर यहाँ पे भी लाइट चली गई है। सो आई हैव ज्वाइंड फ्रॉम माय मोबाइल फोन, मेरा लैपटॉप आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट टू द नेट। तो जो थोड़े बहुत ही स्लाइड्स बचे थे, पर मैं ओरली बोल रहा हूँ, शायद स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंटेशन अभी नहीं ले पाऊँ। I hope that is fine. बाद में presentation in any case can be shared to everyone who wants it. रजत भाई can share the presentation. पर मैं बोल रहा था कि जीएसटी अपील रिलेटेड काफी चेंजेस हुए हैं, जिसके अंदर जो प्री डिपॉजिट फॉर फाइलिंग अपील होता है एपेलेट अथॉरिटी के सामने, जो 25 करोड़ से घटा के 20 करोड़ ईच फॉर सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स, और अगर आईजीएसटी है तो 40 करोड़ किया गया है। Amount of pre-deposit for filing appeal with GST appellate tribunal has been reduced from 20% of the disputed amount to 10%, और जो कैप था वो 50 करोड़ से घटा के 40 करोड़ आईजीएसटी के लिए, और इंडिविजुअली सीजीएसटी एसजी के लिए 20 करोड़। अपील फाइल करने का जो पीरियड है, जिसके अंदर ऑर्डर आने के बाद या गवर्नमेंट जब भी नोटिफाई करेगी, क्योंकि जीएसटी की अभी ट्राइब्यूनल्स कंस्टिट्यूट होके फंक्शनल नहीं हुई है, तो वो दे अनाउंस द डेट्स फ्रॉम विच द अपील शुड बी फाइल्ड। उसके बाद जो पेनल प्रोविजंस जीएसटी के है, उसके अंदर काफी चेंजेस किए गए हैं, और क्या टाइम लिमिट के अंदर शो कॉज नोटिस इश्यू किया जा सकता है, वो सब चीज में चेंजेस है। जो पेनल प्रोविजंस हुआ करते थे उसमें काफी रिलैक्सेशंस दिए गए हैं। तो खास करके सेक्शन 73, सेक्शन 74 को अभी 74A करके दो सेक्शंस को मर्ज करके एक नया सेक्शन बनाया गया है। और जो टाइम लिमिट फॉर इश्यू ऑफ शो कॉज नोटिस थी 33 मंथ्स, वो 73 में, और 74 में 54 मंथ्स था, वो अभी 42 मंथ्स किया गया है। टाइम लिमिट फॉर इश्यूएंस ऑफ ऑर्डर जो 3 साल 73 में था और 74 सेक्शन में 5 इयर्स था, वो 1 साल किया गया। यानी बहुत ही
जो ऑर्डर इश्यू करने का टाइमलाइन को कॉम्प्रेस किया गया है, और जो पेनल प्रोविजंस थे, जो अभी तक जो पेनल प्रोविजंस थे उसमें भी काफी रिलैक्सेशंस दिए गए, इंक्लूडिंग फ्रॉड मैटर्स। रिफंड रिलेटेड फिर जीएसटी में काफी चेंजेस है। तो ड्यूटी ड्रॉबैक का अगर बेनिफिट लिया है तो उसके ऊपर जीएसटी रिफंड क्लेम नहीं कर सकते, वो रेस्ट्रिक्शंस थे, वो निकाले गए हैं। पर उसके सामने अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी कोई चीज के ऊपर लगा है और जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स है, वो केस में रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी अवेलेबल नहीं रहेगा। उसके अलावा थोड़े बहुत रिटर्न फाइलिंग के जो टीडीएस रिटर्न है वो अभी मैंडेटरी फाइल करना पड़ेगा, जो भी टीडीएस काटता है जीएसटी का। अब भला ट्रांजैक्शन जीरो हो फिर भी उनको रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे टीडीएस के। तो ये जीएसटी की बात थी। जीएसटी के अंदर छोटे छोटे कंप्लायंस रिलेटेड भी काफी चेंजेस है जो मैंने आज कवर नहीं किया। अपना मोरलेस 1 घंटे का सेशन था, तो आई ट्राई टू कीप द कंटेंट एज इट इज। पर कुछ और चेंजेस जो है, जो न्यू एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड है, और फैक्ट्रीज में जब हम न्यू एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय करेंगे तो कुछ इंसेंटिव स्कीम्स दी गई है, वो मुझे लग रहा है कि मुझे लेना चाहिए। तो जो भी पीएफ में जितने लोग एनरोल्ड है उनके रिलेटेड ही ये स्कीम्स एप्लीकेबल है। स्कीम 3 है। फर्स्ट स्कीम ऐसी है जो 1 मंथ ऑफ सैलरी अप टू 15,000 रुपीज 3 इंस्टॉलमेंट में गवर्नमेंट देगी अगर न्यू एम्प्लॉय है और 1 लाख के अंदर की सैलरी का बंदा है। ये स्कीम 2 साल तक चलेगी, और एम्प्लॉय मिनिमम 12 महीने तक वो ऑर्गेनाइजेशन में रहना चाहिए। तो 15,000 तक की सैलरी 1 महीने की 3 इंस्टॉलमेंट में, यानी 5-5 हजार तक की अमाउंट हर महीने मिल पाएगी। उसके बाद एडिशनल एम्प्लॉयमेंट, यानी फर्स्ट टाइम कोई एम्प्लॉय ज्वाइन करे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, वो केस के अंदर भी बेनिफिशियल है, जिसमें जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन है 4 साल तक का, वो गवर्नमेंट बेयर करेगी। उसके बाद एडिशनल एम्प्लॉयमेंट विद इन अ सैलरी ऑफ 1 लाख विल बी काउंटेड फॉर रीइंबर्समेंट टू एम्प्लॉयर्स अप टू 3,000 पर मंथ फॉर 2 years टुवर्ड्स देयर पीएफ कंट्रीब्यूशन। ये एम्प्लॉयर को अगेन एक बेनिफिट है कि जिसके अंदर जो भी पीएफ का वो कंट्रीब्यूशन करते हैं अप टू 3,000 पर मंथ, वो गवर्नमेंट रीइंबर्स कर देगी। तो ये तीनों स्कीम पीएफ रिलेटेड है, और पीएफ में जो एम्प्लॉयज कवर्ड है, खास करके नए एम्प्लॉयज, उनके रिलेटेड ये इंसेंटिव्स गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं। फिर बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट के लिए थोड़े चेंजेस है। ब्लैक मनी एक्ट के रिलेटेड भी थोड़े चेंजेस किए गए हैं। पर खास करके बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर मैक्सिमम जो लिमिट होती है रिप्लाई करने के लिए नोटिस, उसको 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द नोटिस इज इश्यूड, ये एक लिमिटेशन दे दिया है, उसके अंदर रिप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे काफी चीज की जो लिमिट्स है, टाइमलाइन, उसमें चेंज किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जो बेनामीदार होता है, यानी जिसके नाम पे बेनामी प्रॉपर्टी होल्ड की गई है, वो एक्चुअल ओनर नहीं है, सिर्फ उसका नाम यूज हुआ है, उसको इम्यूनिटी दी गई है कि अगर वो विटनेस बन जाए और गवर्नमेंट को सपोर्ट करे और काफी इंफॉर्मेशन शेयर कर दे, तो वो केस में उसको पेनल्टी वगैरह नहीं लगेगी। आज की डेट में ऐसा था कि जो बेनामीदार है उसको भी, और जिसकी एक्चुअल मालिकी है, वो सबको पेनल्टी लगती थी। तो ये काफी एक बड़ा चेंज उन्होंने किया है। फिर छोटे मोटे जो कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट लॉ के प्रोविजंस के अंदर चेंजेस है। एलएलपी को वॉलेंटरली अगर वाइंड अप करना है तो वो कैसे इजीली कर सकते, वो जो स्कोप ऑफ सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सिलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिस्ट, सी पेस करके प्रोग्राम है, उसको एक्सटेंड किया गया है। काफी जो कंपनी लॉ और एलएलपी के लॉ के अंदर ऑफेंसेस थे, उसको डिक्रिमिनलाइज किया गया है, यानी वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं गिने जाएंगे अभी। ई श्रम पोर्टल को इंटीग्रेट किया गया है। काफी और पोर्टल के तो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन जैसा बनाने की ट्राई की गई है। ई श्रम श्रम सुविधा समाधान पोर्टल, ऐसे करके काफी कंप्लायंस और एम्प्लॉय लेबर रिलेटेड के पोर्टल्स को सेटअप किया गया है।
एमएसएमई के रिलेटेड बात करें तो एक क्रेडिट गारंटी स्कीम है जिसके अंदर एमएसएमई को अगर लोन लेनी है परचेज ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट वगैरह के लिए तो कोलेटरल फ्री लोन दे सके, थर्ड पार्टी गारंटी, जिसमें मैक्सिमम गारंटी अमाउंट शैल बी 100 करोड़। सिमिलरली अगर कोई स्ट्रेस का पीरियड है जैसे कोविड का पीरियड था, वो टाइम में अगर एमएसएमई टाइम से बैंक क्रेडिट सर्विस नहीं कर पाता है, पैसा नहीं भर सकता है, तो उसके रिलेटेड एक गारंटी प्रोवाइड करने की प्रयोजन किया गया है। ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब बनाने की एक बात है पीपीपी मोड में, जिसमें एमएसएमईज आर्टिसंस वगैरह को फायदा होगा। तो ऐसे काफी, इवन जो एक ट्रेड फाइनेंस का पोर्टल है टीआरईडी करके है, जो इनवॉइस डिस्काउंटिंग ट्रेड रिसीवेबल्स रिलेटेड का, जिसके अंदर 500 करोड़ के ऊपर के बायर्स हो तो मैंडेटरी वो प्लेटफॉर्म पे करना पड़े, जो लिमिट अभी रिड्यूस करके 250 करोड़ की गई है, तो उसका भी बेनिफिट ट्रेड को मिल सकता है। तो ये कुछ एमएसएमई रिलेटेड भी चेंजेस है जो बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो आई थिंक ये दिस आर द पॉइंट्स विच आई थॉट विल बी इम्पोर्टेंट फॉर डिस्कसिंग इन दिस सेशन टुडे। कोई भी पॉइंट रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आपके, तो अगर चैट बॉक्स में आप लिखे तो शायद एड्रेस हो सकते हैं, या फिर अलग से आप ईमेल पे भेज सकते हैं, या कांटेक्ट करके मेरा कांटेक्ट नंबर लेके रजत भाई से पूछ सकते हैं, तो विल बी ग्लैड टू एड्रेस दैट। थैंक यू।